भारत, जो जल्द ही एक ग्लोबल सुपर पावर बनने वाला है, एक ऐसे स्कैंडल का शिकार हुआ जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी DIL स्कैम का खुलासा हुआ, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं था, यह तो जनता के विश्वास के साथ धोखा था। इस स्कैम में एयरपोर्ट के विकास के लिए रखे गए 1669.72 बिलियन रुपए का घोटाला किया गया। इस स्कैम का पैमाना बहुत बड़ा था, जो पिछले सभी फाइनेंशियल स्कैंडल से भी बड़ा था। इसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। DIL स्कैम में बड़े बड़े अधिकारी, प्रभावशाली बिजनेसमैन और करप्ट पॉलिटिशियंस शामिल थे। इन लोगों ने मिलकर देश को धोखा दिया और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा। DIL स्कैम का पर्दाफाश होना करप्शन के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। DIL स्कैम की भयावहता को समझने के लिए हमें इसका पैमाना समझना होगा। RS1 669.72 बिलियन। यह नुकसान लाखों भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन में बहुत बड़े बदलाव आ सकते थे, लेकिन इसकी बजाय इसने कुछ चुनिंदा लोगों की जेबें भरी और अमीर और गरीब के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया। RS1 669.72 बिलियन विश्वासघात का प्रतीक बन गया और इसने बहुत बड़े विरोध प्रदर्शनों को हवा दी। DIL स्कैम की शुरुआत 2010 के दशक की शुरुआत में हुई थी, जब दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन किया गया था। एयरपोर्ट को आधुनिक बनाने और इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप लाने के लिए गवर्नमेंट ने एक जाने माने बिजनेस टाइकून मिस्टर अमिताभ शर्मा के नेतृत्व वाले कंसोर्शियम को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया था। हालांकि इस प्राइवेटाइजेशन को एक सफलता की कहानी के रूप में प्रचारित किया गया था, लेकिन जल्द ही यह साफ हो गया कि कुछ गड़बड़ है। शर्मा के नेतृत्व में कंसोर्शियम ने संदिग्ध फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस में शामिल होना शुरू कर दिया। बढ़ा चढ़ाकर बनाए गए इनवॉइसेस, शेल कंपनीज और संदिग्ध ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स आम बात हो गई थी। शर्मा, जो एक माहिर चालबाज था और लूपहोल्स का फायदा उठाने में माहिर था, रेगुलेटरी ओवरसाइट को चकमा देने और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से बहुत सारा पैसा निकालने में कामयाब रहा। उसने कथित तौर पर चोरी के पैसे को वैध बनाने के लिए टैक्स हेवन्स में रजिस्टर्ड शेल कंपनीज के एक जटिल नेटवर्क का इस्तेमाल किया। उसके साथियों में करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी शामिल थे, जिन्होंने मोटी रिश्वत के बदले में उसके कामों पर आंखें मूंद लीं। इन अधिकारियों ने, जिन्हें जनहित की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया था, अपनी शपथ तोड़ने का फैसला किया और शर्मा की धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को वर्षों तक बिना रोक टोक के चलने दिया। DIL स्कैम को लोगों के एक ऐसे चालाक नेटवर्क ने अंजाम दिया था, जहां हर कोई धोखे की इस बड़ी योजना में अपनी अहम भूमिका निभा रहा था। इस जाल के केंद्र में था अमिताभ शर्मा, जो इस स्कैम का मास्टरमाइंड था। शर्मा ने कॉन्ट्रैक्ट्स में हेरफेर करने और पैसा निकालने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। उसने अपने आसपास भरोसेमंद लोगों को रखा था और हर किसी को एक खास काम सौंपा गया था। राजेश कपूर, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, ने ट्रांजैक्शंस का एक ऐसा जाल बुना जिसमें कोई रास्ता न था। दीपक वर्मा, जो एक उच्च पदस्थ अधिकारी था, ने शर्मा के कामों को किसी भी जांच से बचाए रखा। इस नेटवर्क में लॉयर्स, बैंकर्स और ऑडिटर्स भी शामिल थे, जिन्होंने इस स्कैम में मदद की। भाग 5, द विसल ब्लोअर्स, वॉइसेस ऑफ ट्रूथ इन अ सी ऑफ लाइज। अंधेरे के समय में भी जब चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखाई देता है, तब भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करते हैं। DIL स्कैम, जिसमें धोखे का जाल कितना भी गहरा क्यों ना रहा हो, अंततः कुछ विसल ब्लोअर्स के साहस और ईमानदारी की बदौलत बेनकाब हो गया। ऐसी ही एक शख्सियत थी प्रिया मेहता, जो DIL में एक जूनियर अकाउंटेंट थी। मेहता ने जब फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज देखी तो उन्होंने आवाज उठाने का फैसला किया। उन्होंने बड़ी ही सावधानी से फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस के सबूत इकट्ठा किए, बढ़ा चढ़ाकर बनाए गए इनवॉइसेस के सबूत जुटाए और चुपके से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से संपर्क किया। और ऐसा करके उन्होंने अपने करियर और सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। एक और विसल ब्लोअर, जिन्होंने अपना नाम गुप्त रखा, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, जिन्हें इस स्कैम की अंदरूनी जानकारी थी। इस शख्स ने इस खुलेआम भ्रष्टाचार से दुखी होकर कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स मीडिया में लीक कर दिए, जिससे उच्च पदस्थ अधिकारियों और नेताओं की संलिप्तता का खुलासा हुआ।
इन विस्टल ब्लोअर्स ने बहुत दबाव और धमकियों का सामना करने के बावजूद निजी स्वार्थ से ऊपर राष्ट्रहित को प्राथमिकता दी। उनके काम जो कर्तव्य की भावना और सच्चाई के प्रति समर्पण से प्रेरित थे, DIL स्कैम का पर्दाफाश करने और इसके दोषियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण साबित हुए। भाग 6, मीडियाज क्रूशियल रोल, शाइनिंग लाइट ऑन द डार्कनेस। DIL स्कैम के मामले में और कई दूसरे हाई प्रोफाइल स्कैंडल्स की तरह सच्चाई का पर्दाफाश करने और ताकतवर लोगों को जवाबदेह बनाने में मीडिया ने अहम भूमिका निभाई। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स ने बिना थके काम किया, पैसे के लेन देन का पता लगाया, आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स का खुलासा किया और अहम लोगों के इंटरव्यूज लिए। अखबारों ने इसे अपने पहले पन्ने पर जगह दी, टेलीविजन चैनल्स ने इसके खुलासे किए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने इसका गहन विश्लेषण प्रदान किया, जिससे यह स्कैम लोगों की नजरों में बना रहा। मीडिया के दबाव के कारण गवर्नमेंट को जांच शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा और CBI और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इसमें शामिल होना पड़ा। मीडिया ने लगातार इसकी कवरेज की, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि DIL स्कैम को दबाया ना जा सके, जैसा कि अक्सर भारत में हाई प्रोफाइल स्कैंडल्स के साथ होता है। मीडिया की सच्चाई के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण लोगों में जागरूकता आई, जिसने यह सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई कि दोषियों को सजा मिले। DIL स्कैम ने डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाई। इसने सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाने और गवर्नेंस में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में एक स्वतंत्र और निडर प्रेस के महत्व पर प्रकाश डाला। भाग 7, पब्लिक आउटरीच एंड इरोडेड ट्रस्ट, द डेवास्टेटिंग आफ्टरमैथ। DIL स्कैम के खुलासे ने भारतीय समाज में एक तूफान ला दिया, जिससे लोगों में बहुत गुस्सा भड़का और जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। नागरिक जो पहले से ही आर्थिक असमानता और सामाजिक अन्याय से परेशान थे, ने अपने भलाई के लिए जिम्मेदार लोगों द्वारा विश्वासघात महसूस किया। यह स्कैम भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और जनहित की रक्षा करने में सरकार की नाकामी का प्रतीक बन गया। इसने संस्थानों में विश्वास कम कर दिया, जिससे बहुत से लोग मोहभंग हो गए और लोकतंत्र की नींव पर ही सवाल उठाने लगे। भारत के आर्थिक विकास की कहानी, जिसकी कभी बहुत तारीफ होती थी, अब संदेह और गुस्से से भर गई थी। इस स्कैम का असर तुरंत हुए आर्थिक नुकसान से कहीं ज्यादा था। इसने एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर भारत की छवि खराब कर दी, जिससे विदेशी निवेशक देश में प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने से कतराने लगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इसके लंबे समय तक रहने वाले परिणाम विनाशकारी हो सकते थे। DIL स्कैम ने एक चेतावनी का काम किया, जिससे सरकार को सख्त नियमों, ज्यादा पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने की सख्त जरूरत का एहसास हुआ। इसने जवाबदेही और नैतिक गवर्नेंस के महत्व पर एक राष्ट्रीय बातचीत शुरू कर दी। भाग 8, द कॉमन मैन्स प्लाइट, ड्रीम्स शैटर्ड, लिव्स अपएंडेड। जहां एक तरफ DIL स्कैम के सूत्रधार अपनी गलत तरीके से कमाई हुई दौलत का मजा ले रहे थे, वहीं इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ा। जिस 1669.72 बिलियन रुपए का गबन किया गया था, उससे अनगिनत जन कल्याण परियोजनाओं को मदद मिल सकती थी, जिससे लाखों लोगों के जीवन में सुधार हो सकता था। सोचिए, कितने स्कूल बन सकते थे, कितने अस्पताल सुसज्जित हो सकते थे, कितनी सड़कें बन सकती थीं, अगर उस पैसे का इस्तेमाल उसके असली मकसद के लिए किया गया होता। लेकिन इसकी बजाय यह पैसा ऑफशोर अकाउंट्स में गायब हो गया और पीछे छूट गए टूटे हुए वादे और बिखरे हुए सपने। किसान अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, छात्रों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, मरीज किफायती हेल्थ केयर न मिलने के कारण दम तोड़ रहे हैं। ये थे DIL स्कैम के असली शिकार। उनकी कहानियां, जो अक्सर अनकही और अनसुनी रह जाती हैं, भ्रष्टाचार की मानवीय कीमत का एक भयावह चित्र पेश करती है। इस स्कैम ने एक कड़वी याद दिलाई कि फाइनेंशियल क्राइम्स के शिकार होते हैं। इनके वास्तविक दुनिया पर परिणाम होते हैं, जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं और उन्हें गरीबी और निराशा के अंधेरे कुएं में धकेल देते हैं। भाग 9, द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ, इन्वेस्टिगेटिंग द DIL स्कैंडल। लोगों के गुस्से और मीडिया के लगातार दबाव के बाद भारत सरकार ने DIL स्कैम की पूरी जांच शुरू कर दी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो हाई प्रोफाइल मामलों को सुलझाने के लिए जाना जाता है, को धोखे के इस जटिल जाल को सुलझाने का काम सौंपा गया। फाइनेंशियल क्राइम्स की जांच के लिए जिम्मेदार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इस जांच में शामिल हो गया और उसने पैसे के लेन देन का पता लगाने और मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में शामिल लोगों और संस्थाओं की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया।
कई महीनों तक चली इस जांच में पूछताछ, छापेमारी और आरोपियों की संपत्ति जब्त करना शामिल था। कथित मास्टरमाइंड अमिताभ शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया। उसके साथियों, जिनमें राजेश कपूर और दीपक वर्मा शामिल थे, को भी गिरफ्तार कर लिया गया और अधिकारियों की तेज कार्रवाई के कारण देश छोड़कर भागने की उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। ये जांच, जो काफी जटिल और चुनौतीपूर्ण थी, ने एक स्पष्ट संदेश दिया कि कोई भी, चाहे वह कितना भी अमीर या प्रभावशाली क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। इसने लोगों में यह उम्मीद जगाई कि न्याय मिलेगा, भले ही इसमें समय लगे। भाग 10 टुवर्ड्स अ ट्रांसपेरेंट फ्यूचर, लेसन्स लर्नड एंड द पाथ अहेड। डायल स्कैम, जो भारत के इतिहास का एक काला अध्याय था, ने देश के लिए एक चेतावनी का काम किया। इसने सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया और सख्त नियमों, ज्यादा पारदर्शिता और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक मजबूत ढांचे की सख्त जरूरत पर प्रकाश डाला। इस स्कैम ने भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने में विसल ब्लोवर्स की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया। सरकार ने उनके महत्व को पहचानते हुए विसल ब्लोवर्स के लिए बेहतर कानूनी सुरक्षा की शुरुआत की, जिससे लोगों को बिना किसी डर के आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। मीडिया ने अपनी लगातार कवरेज और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के जरिए इस स्कैम को सामने लाने में अहम भूमिका निभाई। डायल स्कैम ने सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाने वाले डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाई। डायल स्कैम, जो एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, ने भारत को आत्मनिरीक्षण करने, अपनी गलतियों से सीखने और मजबूत बनकर उभरने का मौका दिया। इसने नैतिक नेतृत्व, पारदर्शी गवर्नेंस और कानून के राज के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के महत्व पर प्रकाश डाला।